छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की डायरेक्ट बहाली होगी। और पहले जो आपको बीओ हुआ करते थे, मतलब प्रखंड शिक्षा अधिकारी, अब उसकी बहाली नहीं होगी, बल्कि अब जो बहाली होगी वो सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की होगी। और ये जो शिक्षा विकास अधिकारी होंगे, इन्हीं का प्रमोशन जब होगा तो तब यही जाकर के प्रखंड शिक्षा विकास अधिकारी अब बनेंगे। इसका मतलब है कि भविष्य में अब बीओ का पद नहीं होगा। जो अभी बीओ के पद पर कार्यरत हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद अब पंचायत सहायक शिक्षा विकास अधिकारी जो बहाल होंगे, अब वही प्रमोटेड होकर के प्रखंड शिक्षा विकास अधिकारी के नाम से जाने जाएंगे। अब है कि ये जो बिहार सरकार ने फैसला लिया है, उसकी समझ है कि चूंकि बिहार में जो स्कूल है उसका सुपरविजन, मतलब निरीक्षण सही तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए अरबों करोड़ अरबों कंजैसों रुपया खर्च करने के बावजूद भी बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। इसलिए निरीक्षण, मतलब सुपरविजन, लगातार होते रहना आवश्यक है। यही वजह है कि उसने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के नाम से आपको एक नई जो है सो वैकेंसी देने की बात कर दी है। और ये जो बिहार सरकार ने फैसला लिया है, उस फैसले के मुताबिक एक जो सहायक शिक्षा विकास अधिकारी होंगे, वह जो है 10 पंचायत के अंतर्गत जो भी विद्यालय स्कूल होगा उसका वो निरीक्षण करेंगे। मतलब क्या है कि एक सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के अधीन 10 पंचायत के स्कूल होंगे। तो अब सवाल उठता है कि कितने ऐसे अधिकारियों की बहाली होगी। तो सामान्यतः जो संख्या है मोटे तौर पर बिहार में पंचायतों की, वो 8,400 है। तो जब 10 पंचायत पर एक अधिकारी होंगे तो इसका मतलब है कि 8,000 या 840 सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की नियुक्ति होगी। और उसके साथ साथ हो सकता है कि 5-10 की संख्या कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन हम तो मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि लगभग 850 सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की वैकेंसी अब निकट भविष्य में आने वाली है। जहां तक है कि यह वैकेंसी कब आएगी, तो माना यह जा रहा है कि संभवतः मई महीने में यह वैकेंसी आ जाएगी। हालांकि अभी तक ये वैकेंसी बीपीएससी के पास नहीं पहुंची है, क्योंकि इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन बीपीएससी के ही द्वारा होना है। अब है कि ये पंचायतों इस परीक्षा का आयोजन क्या जो सिविल सेवा का परीक्षा होता है बीपीएससी के द्वारा, जो कि निकट भविष्य में 71 में बीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, क्या उसी के साथ सम्मिलित इन जैसो इसकी भी वैकेंसी होगी या अलग से इसकी वैकेंसी बीपीएससी निकालेगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन इससे तो यह माना ही जा सकता है कि इस वैकेंसी का जो क्वेश्चन, इस वैकेंसी का जो सिलेबस होगा और जो प्रश्न पूछने का स्तर होगा, वही होगा जो कंबाइंड बीपीएससी के एग्जाम में होता है। कहने का मतलब है कि जो है सिविल सेवा की जो तैयारी, मतलब बीपीएससी की जो तैयारी हम करते हैं, उसका जो सिलेबस है और उसका जो प्रश्न पूछने का स्तर है, मोटे तौर पर वही हमको मान करके अभी चलना चाहिए कि यही जो है हमें हमसे पूछा जा सकता है। अब है कि ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा जो है सो ये परीक्षा के लिए, इस परीक्षा के लिए मिनिमम एज बता दिया गया है, मैक्सिमम नहीं बताया गया है। मिनिमम एज आपको 21 साल बताया गया है। तो मोटे तौर पर हम लोग मान सकते हैं कि मैक्सिमम एज वही होगा जो बीपीएससी के, जो कि कंबाइंड बीपीएससी के लिए होता है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो वैकेंसी आने वाली है निकट भविष्य में, चाहे वह 71वीं बीपीएससी के साथ दे दिया जाए या अलग से इसका जो है सो वैकेंसी निकाला जाए, तो इसके लिए हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए तैयारी का जो
स्तर होना चाहिए। बार बार हम कह रहे हैं कि बीपीएससी का जो स्तर है उसी स्तर से आप इसकी तैयारी करें और उसी का सिलेबस मान करके तैयारी करें। लेकिन अब है कि बेहतर तैयारी कैसे हो सकता है, तो सबसे पहली बात यह है कि आप जो कंबाइंड बीपीएससी का सिलेबस है वो सिलेबस लेकर के ढंग से देख लें, पीटी का भी और मेंस का भी। तो चूंकि सबसे पहले पीटी होगा तो पहले पीटी का सिलेबस का अध्ययन कर लें अच्छी तरह से, और जब सिलेबस का अध्ययन अच्छी तरह से आपसे हो जाए तब उसके बाद आप यह देखें कि बीपीएससी के द्वारा जो अब तक एग्जाम हुआ है 39वीं से लेकर के आपको 70वीं तक बीपीएससी का, उसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछा है और जो क्वेश्चन पूछा है किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा है, ये आप क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर लें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको जो जनरल स्टडी के अंतर्गत मतलब सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो 7 सेक्शन होता है, 7 सेक्शन होता है, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, आपको रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, तो इस सारे सेक्शन की महत्ता का आपको पता चल जाएगा। मतलब क्या कि किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता है सामान्य तौर पर औसत रूप में। मतलब हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था से कितना क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से कितना क्वेश्चन, साइंस से कितना क्वेश्चन। तो इससे आप जो है ये अपना भविष्य का रणनीति तय कर सकते हैं कि हमको हिस्ट्री पर कितना समय देना है, साइंस पर कितना समय देना है, करंट पर कितना समय देना है, ये काम ये कर लेना है। उसके बाद आप जो सबसे बेहतर तैयारी का स्तर होगा आपके लिए वो होगा कि जब इतना आप कर लेते हैं तब एनसीईआरटी का बुक्स आप पढ़ें, क्लास 6 से लेकर के 11th 12th तक का पढ़ें, खास करके साइंस को छोड़ करके। साइंस का आप जो है कि क्लास 6 से लेकर के 10 तक ही पढ़ें, लेकिन इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर भूगोल, इसका जो बुक्स है वो एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर के 12 तक पढ़ें और साइंस का क्लास 6 से लेकर के 10 तक पढ़ें। और इसका जब पढ़ें तो पहले एक बार इसका अध्ययन कर लें सरसरी निगाह से, और फिर जब दोबारा इसको पढ़ें तो आप जो है जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको अंडरलाइन करते जाएं, नोट करते जाएं, और जो कंसेप्ट है उस टॉपिक्स का उसको समझने का कोशिश करें। जब आप कंसेप्ट समझ लेंगे किसी खास टॉपिक्स का और उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको आप अंडरलाइन करके नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, तब इससे आपको फायदा क्या होगा कि क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो भले ही फैक्ट डायरेक्ट ना पकड़ाए लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप आराम से अनुमान आधारित सही आंसर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो बुक्स होता है वह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बाइबिल माना जाता है। और जो भी चाहे वो आप प्राइमरी टीचर का जो है सो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हो या आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, हर एक प्रतियोगी छात्रों के लिए सबसे जो बेहतरीन सो बुक्स होता है वो एनसीईआरटी का बुक्स होता है। और कोई भी जो समझदार विद्यार्थी होता है वो सबसे पहले कोई बुक्स पढ़ने से पहले एनसीईआरटी का बुक्स ही पढ़ता है। और जब एनसीईआरटी का आप बुक्स पढ़ लेंगे तो जहां एक तरफ आपका कंसेप्ट क्लियर होगा वहीं दूसरी तरफ फैक्ट के बारे में आप जो बहुत कुछ जानना और समझना शुरू कर देंगे। और तब उसके बाद जब ऐसा आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तब उसके बाद आप कोई दूसरा टेक्स्ट बुक पढ़ें। और अगर लगता हो कि दूसरा टेक्स्ट बुक पढ़ना मेरे लिए बहुत भारी हो रहा है तो उसके लिए एक दूसरा वैकल्पिक रास्ता हो सकता है कि आप कोई महत्वपूर्ण गाइड पढ़ लें, वैसा गाइड जो कि आपको रिवीजन करने का मौका दे दे। तो महत्वपूर्ण कोई गाइड जो विश्वसनीय गाइड है जिसमें अशुद्धि नहीं के बराबर है वैसा कोई गाइड पढ़ लें। और जो है कर उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप लगातार अखबार पढ़ें या टीवी न्यूज़ देखें, या इतना भी नहीं कर पाते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण का जो मंथली अंक आता है उसका अध्ययन आप करते रहें।
अगर इतना आप कर लेते हैं तब उसके बाद जो है आप टेस्ट सीरीज में शामिल हो जाएं। कोई जो विश्वसनीय आपके नज़र में कोचिंग हो, वहां जाकर के आप टेस्ट सीरीज में शामिल हों। उससे आपको अपनी तैयारी का स्तर का पता चलेगा। और लेकिन यहाँ पर सावधानी ये बरतना है कि जैसे तैसे कोचिंग में जाकर के आप टेस्ट सीरीज न दें, बल्कि विश्वसनीय जो कोचिंग हो वहीं जाकर के आप टेस्ट सीरीज दें। अन्यथा आपके लिए उल्टा असर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर विश्वसनीय टीचर या कोचिंग नहीं है तो हो सकता है कि आपके स्तर का क्वेश्चन वो सेट ना करे तो आपका जो है तैयारी का स्तर बिगड़ सकता है। तो अगर आप इतना तैयारी कर लेते हैं तो फिर कहीं से आप कम्पीट नहीं करेंगे, या ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी हो जाता है। और मेरे समझ से इसके बाद आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।